हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कंसेप्ट ऑफ नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे कि कंसेप्ट ऑफ नॉलेज क्या है। ये हमारे बीएड सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर का फर्स्ट टॉपिक है, कंसेप्ट ऑफ नॉलेज। ज्ञान क्या है, ज्ञान का अर्थ क्या है और ज्ञान की क्या अवधारणा है। मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ नॉलेज आज हम पढ़ेंगे कि ज्ञान क्या है, ज्ञान का क्या अर्थ है और ज्ञान की अवधारणा या उसका ज्ञान की अवधारणा क्या है। ज्ञान क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ज्ञान क्या है, व्हाट इज़ नॉलेज। आज हम यहाँ ज्ञान के बारे में जानने वाले हैं कि ज्ञान क्या है, कि ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, ज्ञान गुण है या क्रिया है, ज्ञान के स्वरूप संबंधी सिद्धांत क्या है, ज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है और ज्ञान के प्रमुख स्रोत कौन से हैं, ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है और ज्ञान के स्रोतों का क्या महत्व होता है। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान संबंधी विभिन्न प्रश्नों का उत्तर ढूंढा जा सकता है। स्टूडेंट्स, आपने कई बार देखा होगा कि हम हमेशा जो है ना एज यूजुअल बोलते रहते हैं कि आपको क्या नॉलेज है। तो नॉलेज का क्या अर्थ होता है और ये कहाँ से प्राप्त होता है, ये सब्जेक्टिव होता है या ऑब्जेक्टिव होता है और इसके सिद्धांत क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे, जो कि हमारे बीएड सेकेंड ईयर के सिलेबस में भी दिया गया है। ठीक है। सामान्यतः ज्ञान से तात्पर्य मानव जाति की उस जानकारी से लिया जाता है जो उसे भौतिक जगत एवं आध्यात्मिक जगत के बारे में होती है। मैं सामान्यतः अगर हम इस चीज़ को ऐसे समझें कि सामान्यतः जो ज्ञान है उसका जो तात्पर्य है या उसका अर्थ है वो मानव जाति, क्योंकि मानव जो है एक विवेकशील प्राणी है और उसके अंदर सोचने समझने की सारी शक्तियाँ होती हैं। तो वो जो है भौतिक जगत में जब वो जन्म लेता है तो वो लौकिक चीज़ों के साथ भी जुड़ता है और अलौकिक चीज़ों की जो ज्ञान है, लौकिक जो हमसे दूर है, बहुत दूर है, ऐसा ज्ञान जो प्रत्येक मनुष्य तक संभव शायद नहीं है, लेकिन वो उसे जानने के लिए उत्सुक रहता है। तो मोस्टली जो हम ज्ञान का तात्पर्य है वो किससे लेते हैं, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की। अध्यात्म क्या है, हम कहाँ से पैदा हुए, कैसे मनुष्य की उत्पत्ति हुई, ज्ञान का कैसे उद्भव हुआ, प्रकृति के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। ज्ञान का अर्थ, मीनिंग ऑफ नॉलेज। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स ये देखेंगे कि ज्ञान का क्या अर्थ होता है। जो ज्ञान होता है वह शब्द ज्ञ धातु से बना है, ज्ञ धातु, ठीक है, जिसका अर्थ होता है जानना। जानना मतलब हम किसी चीज़ को किस तरह से जानते हैं, बोध कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, अनुभव और एक्सपीरियंस कैसे करते हैं, एवं प्रकाश से माना गया। प्रकाश, प्रकाश का मतलब लाइट नहीं, प्रकाश का मतलब हमारे अंतर मन में ज्ञान की जो ज्योत उत्पन्न होती है वो कैसे होती है। आसान शब्दों में अगर हम इसको डिफाइन करें तो किसी वस्तु के स्वरूप का जैसा वह है वैसा ही अनुभव या बोध होना ज्ञान है। तो कई वैज्ञानिकों ने कहा है कि जैसे हम कोई भी वस्तु को देखते हैं तो अलग अलग जो व्यक्ति या मनुष्य होते हैं सबके अलग अलग व्यूज़ होते हैं उसके बारे में, और उसका स्वरूप कैसा है वैसा उसके बारे में क्या अनुभव वो करते हैं और उसका जो बोध होना ज्ञान है। इसे हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। यदि हमें दूर से पानी दिखाई दे रहा है तो निकट जाने पर भी हमें पानी मिलता है। ये कहा जाएगा कि हमें अमुक जगह पानी होने का वास्तविक ज्ञान हुआ है। अर्थात जो चीज़ जैसी दिखती है अगर हम उसको वैसा ही पाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये हमारा रियलिस्टिक जो नॉलेज है, ये हमने सोचा था वही हमारे सामने हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है, इससे विपरीत भी होता है। जैसे कि इसके विपरीत निकट जाने पर हमें रेत दिखाई दे तो कहा जाएगा कि अमुक जगह पानी होने का जो ज्ञान हुआ वह गलत था। तो ये क्या होता है कि इसके अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं कि जो मनुष्य होता है कई बार भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है या उसको ये अंदेशा लगता है कि इस जगह पे पानी होगा, लेकिन वो दरअसल पानी नहीं होता, वो उस जगह पे रेत होती है और रेत की चमक से हमें ऐसा लगता है कि जैसे पानी होगा, लेकिन वो ज्ञान हमारा गलत हो जाता है। ज्ञान एक प्रकार की मनोदशा है।
ज्ञान के मन में होने वाली एक प्रकार की हलचल है। और ज्ञान एक प्रकार की मनोदशा मानी जाती है कि मनुष्य के मन में जो भी चीज़ें पैदा होती हैं या जितना ज्ञान उसके पास पहले से ही होता है, उसी आधार पर ही वो विचार लगाता है, सोचता है। और ज्ञान के मन में होने वाली एक प्रकार की हलचल होती है कि हमारे मन में जो हलचलें पैदा हो रही होती हैं एट प्रेजेंट, हमारे माइंड में जो चीज़ें उसके लिए आती हैं उसे ही ज्ञान माना जाता है मोस्टली। लेकिन ज्ञान का जो सागर है वो बहुत ही अथाह है। मानवीय ज्ञान की पुख्ता समझ बनाने के लिए हमें कुछ अनिवार्य शर्तें निर्धारित करनी होगी कि अगर मानव जाति के बारे में अगर हमें सही रूप से अगर समझ बनानी है, उसको जानना है, तो उसके लिए हमें कुछ आवश्यक शर्तें जो हैं वो माननी होंगी। जैसे विश्वास की अनिवार्यता। विश्वास की अनिवार्यता का अर्थ यहाँ पे यह है कि जो भी चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं कि वो कितनी आवश्यक है हमारे लिए। दूसरा है विश्वास का सत्य होना। विश्वास का सत्य होने का अर्थ यहाँ पे ऐसा है कि जिन चीज़ों पे हमने विश्वास किया, क्या वे सत्य हैं या नहीं है, क्या वे कितनी सत्य हैं। और फिर तीसरी चीज़ इसमें आती है प्रमाणिकता का पर्याप्त आधार होना। प्रमाणिकता का आधार का मतलब ये है कि हमने सबसे पहले किसी भी चीज़ को देखा, फिर उसके बारे में हम अनिवार्यता का मतलब है कि वो चीज़ कितनी आवश्यक है हमारी मानव जाति के लिए। दूसरा, जो हमारे लिए आवश्यक है वो कितनी सत्य है, सत्यता का प्रमाण क्या है। अगर वो सत्य है तो फिर उसका प्रमाण क्या है। ये सारी चीज़ें जब हमारे पास होती हैं तो जो हमारे दार्शनिक हुए हैं, जो ज्ञाता हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम ज़्यादातर उसी को ज्ञान मानते हैं। प्लेटो के अनुसार, प्लेटो जो हुए हैं हमारे महान दार्शनिक माने जाते हैं, प्लेटो महोदय। तो प्लेटो के अनुसार विचारों की दैवीय व्यवस्था कि जो हमारे विचार हैं उनकी दैवीय व्यवस्था कि हम दैवीय रूप में उनको व्यवस्थित करते हैं, और आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। प्लेटो ने जो है, जो एक दार्शनिक विचारक रहे हैं, उन्होंने कहा है कि विचार जो हमारे होते हैं उनको हम दैवीय व्यवस्था में मानते हैं, और जिसमें हम आत्मा मतलब एक मनुष्य और परमात्मा और जो इस सृष्टि से परे हैं, जिसको हम सिर्फ विश्वास के तौर पे मानते हैं, उनको जानना ही ज्ञान, सच्चा ज्ञान माना है। इस परिभाषा के आधार पर विद्वानों ने ज्ञान को मात्र अनुभव तक ही सीमित नहीं माना, क्योंकि अनुभव में कोई संदेह, अस्पष्टता और अनिश्चितता घुली मिली रहती है। कि जो हमारे बहुत से जो विद्वान हैं उन्होंने कहा है कि ज्ञान खाली एक्सपीरियंस से संबंधित नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं कि सही हो, स्पष्ट हो, निश्चित हो। उनमें अस्पष्टता भी हो सकती है और अनिश्चितता भी हो सकती है कि कई बार हमारे अनुभव गलत भी हो जाते हैं। तो इसलिए खाली अनुभव के आधार पर हम ज्ञान को ज्ञान नहीं मान सकते। अनुभव में से ज्ञान को पृथक करने के लिए उन्होंने कुछ कसौटियाँ बनाई, जिन पर परखने के बाद अनुभव को ज्ञान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। अगर हमें एक्सपीरियंस को ही ज्ञान अगर मानना है तो उसके लिए कुछ कसौटियाँ होती हैं, कुछ नियम होते हैं। वही जो हमने पीछे वाले स्लाइड में देखे थे कि जो कोई भी चीज़ है, अगर उसके ऊपर हम अनुभव के ऊपर विश्वास करते हैं तो उसकी पर्टिकुलर प्रमाणिकता अगर हमारे पास है तो हम ये कह सकते हैं कि वो ज्ञान है। ठीक है, ज्ञान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इन्हीं से हम सरल रूप में, इसी चीज़ को हम सरल रूप में समझेंगे। हमें निरंतर रूप से अनुभव होते रहते हैं, हम लाइफ में जीते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, और हमें डे बाय डे बहुत सारे एक्सपीरियंस होते रहते हैं, क्योंकि हम चेतन हैं। चेतन का अर्थ यहाँ पे है, दो तरह का माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस हमारा चेतन होता है और अनकॉन्शियस माइंड हमारा अचेतन होता है। चेतन में जहाँ हम जागृत अवस्था में रहते हैं, हम लोगों को सुनते हैं, समझते हैं उनकी बातों को, तो वो हमारा जो है चेतन अवस्था मानी जाती है। ये अनुभव हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से करते हैं, जैसे हमने आँखों से जो देखा, नाक से जो सूंघा, कान से जो सुना, त्वचा से जो महसूस किया और जीभा से हमने जिसका स्वाद लिया, उन चीज़ों को हम जैसा देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हमारी ज्ञान इंद्रियाँ ये मानी जाती हैं। उसी के आधार पर हम उनको ज्ञान मानते हैं कि नेत्रों से जो चीज़ देखी है वो हमारी प्रत्यक्ष है, इस कारण से वो ज्ञान है। नाक से जो चीज़ सूंघी है तो ये इस चीज़
की प्रामाणिकता है। कान से जो चीज़ सुनी है वो हमने खुद सुनी है, त्वचा से महसूस की है, गर्म है, ठंडा है, जीभ है, जीभ से हमें अच्छे और बुरे का स्वाद पता चलता है। इंद्रियों से आए अनुभव हमारे मन मस्तिष्क में आ जाते हैं, और जब ये सारे अनुभव हमारे मन मस्तिष्क में जाते हैं तो वहाँ मन और मस्तिष्क द्वारा इन्हें व्यवस्थित किया जाता है। और हमारे मन मस्तिष्क में बहुत सारे जैसे अनुभव इंद्रियों के माध्यम से बाहर निकल कर आते हैं और उन्हें ही व्यवस्थित कर दिया जाता है। कहने का अभिप्राय यहाँ पे ये हुआ कि हम जो भी चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं या फिर महसूस करते हैं, उन्हीं से हम उन्हीं चीज़ों को हम अपने मन मस्तिष्क में अपने विवेक के द्वारा उन चीज़ों को अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं या एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद उनको व्यवस्थित करके हम एक ज्ञान के स्वरूप की अवधारणा निश्चित करते हैं। हमारे मन मस्तिष्क में बहुत सारे अनुभव होते हैं, इंद्रियों के माध्यम से बाहर निकल कर आते हैं और इन्हें ही व्यवस्थित कर दिया जाता है। मन मस्तिष्क के पास अपनी अपनी शक्तियाँ होती हैं। इन शक्तियों को हम संयुक्त करने की शक्ति और जटिल बनाने की शक्ति भी कह सकते हैं, कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम इकट्ठा कर सकते हैं, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हम आसान है उसको कॉम्प्लेक्स वे में या फिर कठिन अवस्था में बना सकते हैं। जैसे दो अनुभव जो अलग अलग आए हैं, उन्हें जोड़ने का काम मन करता है, मनस करता है, हमारा मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क उन्हें अपनी शक्ति के आधार पर बनाई गई कोटियों और श्रेणियों में विभाजित करके उन्हें वर्गीकृत करके नया रूप देता है। कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि कोई भी चीज़ है हमने जैसी देखी, महसूस की, प्रत्यक्ष रूप से भी अगर उन चीज़ों को देखा है तो हम उसको दूसरों को कैसे अंडरस्टैंड करा सकते हैं, उसका बोध कैसे खुद कर सकते हैं, और फिर उनको अलग अलग कोटियों और श्रेणियों में विभाजित करके देखते हैं कि इसकी प्रामाणिकता कितनी है, और फिर उसके आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं, क्लासीफाई करके नया रूप देते हैं, जिसे हम ज्ञान की संज्ञा देते हैं। इस तरह ज्ञान जो है वो अनुभवों का संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक रूप माना जाता है। मतलब कोई भी चीज़ है उसको हम कैसे इकट्ठे रूप में देखते हैं और उसके बाद हम उसका विश्लेषण करते हैं, उसको अलग अलग रूपों में देखते हैं। विश्लेषणात्मक का मतलब किसी चीज़ का हम एनालिसिस कर करके देखते हैं कि ये चीज़ यहाँ तक कितनी प्रमाणित है, इस समाज के लिए कितने उपयोगी है, व्यक्ति के लिए कितने उपयोगी है, विद्यार्थियों के लिए कितने उपयोगी है, और हमारे समाज में कितने कारगर सिद्ध होगी। इन सब चीज़ों को विश्लेषित करके हम उसे ज्ञान की संज्ञा देते हैं। उसकी परिभाषा यथार्थ अनुभव ज्ञानम कहकर की जाती है, और अगर हम इसकी परिभाषा के आधार पर देखें तो यथार्थ अनुभव ज्ञानम कहकर दी जाती है। अगर हम इसको परिभाषित करते हैं, यथार्थ का मतलब वास्तविक, और ज्ञान का मतलब अनुभव का मतलब एक्सपीरियंस, मतलब जो वास्तविक अनुभव है जिसे हम ज्ञान कह सकते हैं। यथार्थ अनुभव प्राप्त करने के लिए भारतीय चिंतन में विभिन्न साधनों की चर्चा की गई है जो प्रमुख हैं। जो अगर हम भारतीय चिंतन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे हैं चिंतन हैं जिनके द्वारा हम ज्ञान की प्रामाणिकता को सिद्ध करते हैं। जैसे प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट रूप से हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो चीज़ अनुमान, कोई भी चीज़ है उसको अनुमान के आधार पर पहले हम, जैसे मैथ्स में कोई भी फॉर्मूले होते हैं तो हम सपोज करते हैं, तो ऐसे ही अनुमान, कोई भी चीज़ है हमने पहले उसका अनुमान लगाया, फिर उसके बाद हमने उसको सर्च किया, खोजा, और फिर उसकी सत्यता की परख करने के बाद हम उसको ज्ञान का रूप देते हैं। उपमान जो होता है वो किसी विषय के बारे में, या उपमान एवं शब्द जो होते हैं उनकी गहराई से हम उसके बारे में परखते हैं, देखते हैं, अलग अलग जगह से सर्च करते हैं, उसके बाद उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करके हम ज्ञान का स्वरूप देते हैं। इन साधनों से प्राप्त ज्ञान को प्रमा कहा गया। जो साधन हम इस तरह से प्राप्त करते हैं वो हमारा स्वयं के द्वारा, व्यक्तिगत चिंतन के द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान होता है, जिसे कि हमें प्रमा कहते हैं। प्रमा वो होता है जो हमारे अंतःकरण में स्थित ज्ञान होता है, उसको प्रमा कहा जाता है। जबकि इनसे भिन्न साधनों से प्राप्त ज्ञान को, इससे भिन्न का मतलब जो लौकिक जगत से हम कहीं से भी प्राप्त करते हैं, दूसरों के अनुभव होते हैं, दूसरों के एक्सपीरियंसेस इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, उनके अनुमान होते हैं, ऑथेंटिसिटी कितनी है कितनी नहीं है, उन्होंने किस तरह से, मतलब बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं, लाइब्रेरी हैं जो हम लौकिक जगत से प्राप्त करते हैं, उसको अप्रमा कहा जाता है। कहने का अभिप्राय प्रमा जो स्वयं के द्वारा अनुभव किया जाता है उसे ज्ञान कहा जाता है, और अप्रमा जो इस लौकिक जगत के द्वारा प्राप्त किया जाता है। स्मृति, संशय आदि से प्राप्त ज्ञान वास्तविक नहीं है। जो हमारी स्मृति, मतलब कुछ समय के लिए हमारी स्मृति में रहता है, या हमें किसी चीज़ के ऊपर संदेह है, संशय है, आदि से प्राप्त ज्ञान को हम वास्तविक ज्ञान नहीं कह सकते, क्योंकि ज्ञान है
उसकी प्रामाणिकता जब सिद्ध होती है, किसी चीज़ की ऑथेंटिसिटी होती है, तभी वह ज्ञान कहा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो मैंने अभी ज्ञान का कंसेप्ट आपको क्लियर कराया है, आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि ज्ञान के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं और किस तरह से हम ज्ञान को समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।